नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों को अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पहले हमने चैप्टर विलयन से पढ़ा। विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं और विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने वाली कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और इन विधियों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को छात्रों पढ़ा। अब हम इसकी कड़ी में चल रहे हैं सांद्रताओं से संबंधित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा रहे हैं। छात्रों, जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है वो मोस्टली परसेंटेज कंसंट्रेशन से पूछे जा रहे हैं, अर्थात प्रतिशत सांद्रता जो आती है उसके माध्यम उससे पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके मोल प्रभाज, मोलरता और पीपीएम, पार्ट पर मिलियन से पूछे जा रहे हैं। नॉर्मलता और फॉर्मलता से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है छात्रों, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ही चलाएंगे वही, क्योंकि वो पाठ्यक्रम समस्त छात्रों का लगभग यही पाठ्यक्रम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लगभग यही रिकमेंडेशन दिया है कि हम सभी जगह पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ही अप्लाई करेंगे। तो ये पाठ्यक्रम अब जानो इस पूरे इंडिया का पाठ्यक्रम हो जाएगा। अगर कुछ स्टेटों में अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है तो वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर। तो चलिए छात्रों, अब हम आपको बताता हूँ सांद्रताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन किस प्रकार से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आ रहे हैं। हम प्रश्नों को लिखेंगे और उनको हल करना सिखाएंगे छात्रों। तो चलिए लिखते हैं प्रश्न और हल करना शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं छात्रों चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो हम दे रहे हैं। स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% वेट टू वेट यानी द्रव्यमान टू द्रव्यमान दिया है एथेनॉल का मोल प्रभाव होगा। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 अभी रिसेंट में जो परीक्षा हुई उसमें ये पूछा गया है। ऐसे अन्य क्वेश्चंस भी अन्य बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं सांद्रताओं से संबंधित न्यूमेरिकल्स के रूप में। हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर बताएंगे छात्रों। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल की तरफ शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे वहाँ पर, ठीक, तो निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन संख्या डाल करके लिखेंगे, फिर आप क्या कह रहा है प्रश्न उसके अनुसार चलेंगे। अर्थात हम पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न कह के आ रहा है उसके अनुसार। हम अक्सर कहते हैं कि ऐसे ही आप चलिए शुरुआत कीजिए। लिखा है एथेनॉल का 90%। इसका मतलब क्या हुआ, 90% वेट टू वेट। एथेनॉल का अर्थ है एथेनॉल का अर्थ है या अभिप्राय है, हम इसे भी लिख सकते हैं छात्रों, है कि वेट टू वेट का मतलब छात्रों क्या होता है कि 90% एथेनॉल का मतलब 90 ग्राम एथेनॉल 100 ग्राम विलयन में है। 90 ग्राम एथेनॉल 100 ग्राम वेट टू वेट है ना, तो 100 ग्राम विलयन में है। तो 90 ग्राम जब घटा दोगे तो विलायक जो तुम्हारा जल है वो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। तो आज इसका अर्थ है कि 90 ग्राम एथेनॉल कितने ग्राम जल में है। हम 100 से विलयन से घटा देंगे तो 100 - 90 अगर घटा दिया जाएगा तो बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा बेटा 10 ग्राम, हिंदी में ही लिख लीजिए, 10 ग्राम क्या है, जल में घुला है। ठीक, इसका मतलब है कि 90 ग्राम एथेनॉल 100 - 90 अगर हम कर देंगे तो 10 ग्राम बचेगा। तो 10 ग्राम जल में वो घुला हुआ है। हमको निकालना क्या है, एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है। यानी इस तरीके से लिख सकते हैं, एथेनॉल का मोल प्रभाज, या इसे मोल अंश भी छात्रों बोलते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को स्मॉल x से इंडिकेट किया जाता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं x एथेनॉल। ठीक, इसका मतलब है हमको ये निकालना है। ठीक, मोल प्रभाज होता क्या है, मोल प्रभाज छात्रों मोलों का एक रेशियो होता है किसी विलय का, उसमें विलयन में उपस्थित समस्त मोलों का एक अनुपात होता है। तो हम एथेनॉल के परिप्रेक्ष्य में चल देते हैं, तो हम इस शॉर्टकट में फार्मूला ही लिखते हैं, x एथेनॉल बराबर n माने मोलों की संख्या है किसकी, एथेनॉल की, एथेनॉल बटे स्मॉल n, वही हम लिख सकते हैं एथेनॉल प्लस n जल, ये है जल के मोलों की संख्या स्मॉल n
मोलों की संख्या एथेनॉल की है, ये एथेनॉल है प्लस एन, तो विलेन के मोलों की संख्या हो जाएगी एथेनॉल और प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक, तो ये जल तुम्हारा हमने लिख दिया छात्रों। आ जाइए इसी के आगे चलते हैं लगातार। एथेनॉल के मोलों की संख्या क्या लिखा, वही बात है, द्रव्यमान बटे अणुभार या मोलर मास। तो एन जो है ग्राम तुम्हारा दिया हुआ है 90 ग्राम है, तो 90 बटे अगर मोलों की संख्या एथेनॉल का अणुभार मालूम होना चाहिए छात्रों। एथेनॉल होता है C2H5OH, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। 12 दूनी 24 प्लस ये 5 हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन के 16 हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएंगे। तो आप इसे जब जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 35 ये हो गया, 29 और 1 30 हो गया, 30 अब 16 बराबर 46। अर्थात आपका ये अणुभार यानी मोलर मास एथेनॉल का कितना है 46। 46 से आप इसको भाग दे देंगे तो ये एथेनॉल के मोलों की संख्या हो जाएगी। सेम यहाँ वही यहाँ पर भी हो जाएगा 90 बट्टे 46 प्लस जल तुम्हारा कितना है 10 ग्राम, और जल का अणुभार क्या होता है 18 होता है, H2O हाइड्रोजन के 2 और प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा 18। अर्थात अणुभार या मोलर मास 18 होता है, तो 10 बटे 18 कर दोगे छात्रों। आइए कैलकुलेट करते हैं यहीं पर से। जब आप कैलकुलेट करेंगे उसको तो 90 से 46 से भाग देंगे तो इसका देखिए 45 दूना 90, अर्थात लगभग 2 से कुछ थोड़ा कम जाएगा। कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करना, अगर वहाँ कैलकुलेट करने में कोई कठिनाई आ रही है थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट करेंगे छात्रों। 1.956 ये आ जाएगा, इसको भी हम भाग दे देंगे 1, तो वही चीज़ आएगा 1.956 प्लस 10 को 18 से भाग दे दोगे तो छात्रों लगभग 0.55 आ जाता है, 0.55। ठीक, तो आप इसको जब जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1.956 बटे इसको आप जोड़ लेंगे तो 2.51 हो जाएगा। अब जब इसको आप भाग दे देंगे तो 0.779 आ जाएगा छात्रों। अर्थात हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः एथेनॉल के, अतः विलयन में या स्प्रिट में लिख सकते हैं, अतः स्प्रिट में एथेनॉल के मोल प्रभाज 0.779 है। छात्रों एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी विलयन में उपस्थित चाहे जितने भी अवयव हों, कंपोनेंट हों, उन समस्त कंपोनेंटों का मोल प्रभाज का योग 1 होता है। यहाँ पर 2 हैं, अर्थात एथेनॉल है प्लस जल है। अगर जल का मोल प्रभाज बूझ दिया जाए तो सीधे 1 से आप इस वैल्यू को घटा दीजिए। यहीं पर हम संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अलग समझने की कोशिश करिए कि अगर हम मान लो जल का बूझ दिया x जल, तो आप 1 से जो आया है उसको घटा दें सीधे, 1 से 0.779 तो आपका आ जाएगा 0.221, अर्थात जल का मोल प्रभाज इतना है। तो जितने अगर यहाँ पर अन्य भी अवयव होते तो समस्त अवयवों का योग 1 होता है, मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। फिर जल का मोल प्रभाज इसमें ये इतना है, और स्प्रिट का मोल प्रभाज स्प्रिट में एथेनॉल का मोल प्रभाज ये है। ठीक, फिलहाल स्प्रिट कई प्रकार के एल्कोहलों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर माने हैं कि ये एथेनॉल और वाटर का ही मिश्रण है। समझ गए छात्रों? तो इस प्रकार से ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि अन्य प्रकार के कौन से प्रश्न आते हैं, इसको मिटाते हैं छात्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो आपकी अंक सुधार परीक्षा 2021 में आया हुआ है। क्या है? 1.4 ग्राम प्रति मिलीलीटर यानी ये घनत्व दिया हुआ है, एवं भार आयतन यानी वेट टू वॉल्यूम के अनुसार 25% H2SO4 को 1 लीटर विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी मोललता आपको ज्ञात करनी है, घनत्व दिया हुआ है और भार और आयतन के अनुसार परसेंटेज दिया हुआ है। तो चलिए कैसे आप मोललता ज्ञात करोगे ऐसे प्रश्न। और कभी कभी प्रतिशत के आधार पर दिया होता है, घनत्व भी दिया होता है, ऐसे अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें H2SO4 93% या 98% के प्रश्न में बात करता है, मोस्टली 93% के प्रश्न में बात करता है। तो चलिए वो भी ऐसे ही प्रश्न हल कर होते हैं छात्रों, हम इसको बताते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश करें आप। आइए मेरे साथ। निश्चित तौर पर वहाँ प्रश्न संख्या डालकर हल ही करेंगे जब भी आप बोर्ड में करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है पहले उसके अनुसार चलते हैं।
प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ने पहले घनत्व दे दिया है, अर्थात विलयन का घनत्व लिख सकते हैं यहाँ पर, विलयन का घनत्व। और ये विलयन है किसका जानते हो छात्रों? H2SO4 का है। H2SO4 विलयन का घनत्व क्या दिया हुआ है? 1.4 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व दिया हुआ है, और दिया है 25%। हमको निकालना क्या है? 25% H2SO4, ये क्या है? भार टू आयतन यानी वेट टू वॉल्यूम का की मोललता निकालनी है, की मोललता ज्ञात करनी है। यानी 25% जो विलयन है उसकी हमको वेट टू वॉल्यूम वाले विलयन की हमको मोललता ज्ञात करनी है, ये हमको निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से हल करने के लिए। 25% H2SO4 विलयन का अर्थ है वेट टू वॉल्यूम, ये जरूर लिखेंगे छात्रों। वेट टू वॉल्यूम का अर्थ है या अभिप्राय है कि 25 ग्राम, इसका मतलब हुआ 25 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में उपस्थित है छात्रों। ठीक समझ बाकी नहीं? 25 ग्राम H2SO4 किसमें? 100 ml विलयन में उपस्थित है, में घुला हुआ है, इसे लिख सकते हो, घुला हुआ है। ठीक छात्रों, यानी 25 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में घुला हुआ है। छात्रों यहाँ पर पूछा है 1 लीटर विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए। तो 1 लीटर विलयन का मतलब है ये तो 100 ml में है, तो हम 1 लीटर विलयन के परिपेक्ष में निकालेंगे। अर्थात भाई 100 ml विलयन में 25 ग्राम है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml में कितना हो जाएगा? 250 ग्राम, 250 ग्राम H2SO4 हो जाएगा। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात 1000 ml ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 लीटर। ये क्या हो गया? 1 लीटर विलयन में 250 ग्राम। समझ में कि नहीं छात्रों? अगर 100 ml में 25 ग्राम है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 250 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। SO4 अर्थात SO4 घुला है, ऐसे लिखते हैं, घुला है। तो ये हो गया छात्रों। अर्थात हम अब आयतन ये मान लेंगे 1 लीटर। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं उसके परिपेक्ष में। घनत्व का, विलयन का घनत्व का सूत्र डालते हैं छात्रों। विलयन का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान जो छात्रों होता है वो विलय प्लस विलायक के द्रव्यमान दोनों का योग होता है। विलयन का द्रव्यमान ते विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन। चलिए अब यहाँ पर घनत्व हमको निकालना है विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आ जाइए, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन, क्योंकि मोललता के लिए विलायक किलोग्राम में होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है मोललता के लिए। तो विलयन का द्रव्यमान जब निकाल लेंगे, विलयन से विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो हमको पहले विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन का द्रव्यमान निकालना होगा। तो वही हमने डाला है, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन हो जाएगा। तो घनत्व यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, घनत्व गुणे आयतन, आयतन विलयन का आयतन। अब घनत्व तुम्हारा दिया हुआ है 1.4 गुणे आयतन तुम्हारा 100 ml है, अर्थात ये हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 1400 ग्राम। ठीक, ये 1400 ग्राम तुम्हारा द्रव्यमान निकलाया किसका? विलयन का। हमको निकालना है विलायक का द्रव्यमान। चलिए छात्रों हम थोड़ा इधर आपको समझा रहे हैं और फिर हम मिटाएंगे नहीं, इसीलिए हम इसको आगे से इधर की तरफ लेके चल रहे हैं छात्रों। ठीक, आ जाइए
विलायक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान के विलयन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटा दिया जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है तुम्हारा 1400 माइनस विलेय का द्रव्यमान कौन है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है इसके परिप्रेक्ष्य में, अर्थात 1 लीटर के लिए 250 ग्राम, तो 250 ग्राम आप घटा दीजिए। जब यहाँ पर घटा दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1150 ग्राम, और इसको किलोग्राम में घट कर दोगे तो 1.15 किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक छात्रों, तो ये तुम्हारा विलायक का द्रव्यमान निकल आया। अब हमको निकालना क्या है, मोललता निकालनी है। तो आ जाइए सूत्र डालते हैं मोललता का, यहीं पर समझने की कोशिश करें छात्रों। मोललता, मोललता नहीं मोललता है, ध्यान रखिएगा छात्रों, स्मॉल एम वाली। मोललता होती क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में होना चाहिए। ठीक छात्रों, ये होता है। तो यहाँ पर निकाल विलायक के मोलों की संख्या, विलेय कौन है तुम्हारा, यहाँ पर H2SO4 है। H2SO4 मोलों संख्या क्या है, विलेय का द्रव्यमान डाल दीजिए और विलेय का और भार से उसे भाग दे दीजिए। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 250 ग्राम है, क्योंकि 250 बटे 98 कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि इसका H2SO4 जो होता है उसका और भार कितना होता है 98 होता है, और उसका H2SO4 का द्रव्यमान कितना है 250 ग्राम है, बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान तुम्हारा यहाँ पर निकल आया है 1.15। देखिए ये 98 है, अगर देखो तो 100 के अर्थ में अर्थात, तो ये छात्रों हो जाएगा 2.55 का, थोड़ा 100 से कम है तो इसलिए जब डिवाइड करोगे तो ये 2.5 थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। तो 2.55 बटे 1.15। अब इसको आप जब भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 13 दूनी 22, लगभग 2 के अर्थ में जा रहा है छात्रों, 2.22। ठीक, तो अर्थात हम लिख सकते हैं नीचे पर, अतः H2SO4, अतः 25% लिखा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर, अतः 25% H2SO4 की मोललता 2.22 स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर इसे लिख सकते हो, या तो इसे लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, यहाँ पर लिख सकते हो इसको मोल प्रति किलोग्राम है ये मोललता। तो छात्रों इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से लगा सकते हो। मैं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा छात्रों। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न बताते हैं कैसे आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं और आपके लिए आगे के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे छात्रों ये प्रश्न। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के न्यूमेरिकल। देखिए छात्रों, इस प्रकार का न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में आया है और ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है छात्रों। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, 2.5 ग्राम एथनोइक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल को 75 ग्राम यानी 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। एथनोइक अम्ल की सांद्रता किस में निकालनी है, ppm पार्ट पर मिलियन, मोल अंश यानी मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास टू मास परसेंटेज वाले में निकालना है, और मोललता में गणना कीजिए। अर्थात इसी विलयन की आपको सांद्रता 4 प्रकार की सांद्रताओं में निकालना है, ppm में, मोलंश में, द्रव्यमान प्रतिशत में और मोललता में। आपको इन 4 प्रकार की गणना एक ही विलयन में करनी है। तो चलिए छात्रों बताते हैं किस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप हल करेंगे। ये प्रश्न लंबे हैं, निश्चित तौर पर आपको 4 अंक में मिलेंगे, ठीक, इससे ज़्यादा में ही मिलेंगे। तो चलिए, क्योंकि एक नंबर का प्रत्येक हो सकता है और 5 नंबर में भी हो सकता है ये प्रश्न, ठीक छात्रों। तो चलिए ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, चलो बताते हैं। हल करने के लिए सेम फार्मूला है, हमने जो बताया है कि प्रश्नानुसार आप पहले लिखें, प्रश्नानुसार। ये आप अपने उसमें शब्दावली में ले आइए कि इसको हम करेंगे ही ऐसे लिखेंगे। क्या कह रहा है, एथनोइक अम्ल का द्रव्यमान कितना हुआ है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख लीजिए
एथेनोइक, एथेनोइक मतलब एस्टिक अम्ल, ठीक। एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। अब बात करते हैं बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 75 ग्राम। हमको निकालना कि क्या है? एथेनोइक अम्ल की सांद्रता किस में निकालनी है? इसमें निकालनी है। चलिए यहाँ पर आते हैं, निकालना क्या है? एथेनोइक अम्ल की सांद्रता किस में निकालनी है, वही तो प्रश्न चिन्ह लगाना है। आइए, ppm पार्ट पर मिलियन में। सेकेंड, मोल अंश यानी मोल प्रभाज भी इसे बोलते हैं, मोल अंश, और इसको शॉर्टकट में x से भी इंडिकेट किया जाता है। फिर द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब वेट टू वेट प्रतिशत है, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशत ये भी आपको निकालना है। इसके आगे भी प्रश्न चिन्ह हम लगाएंगे। ऐसे ही करने का तरीका होता है छात्रों, इसे ही लिखेंगे आप वहाँ। फिर है मोललता, ललता, इसको स्मॉल एम से, कैपिटल नहीं स्मॉल एम से इंडिकेट किया जाता है छात्रों, और कैपिटल एम से मोलरता इंडिकेट की जाती है। जो मोल प्रति लीटर में होती है, ये मोल प्रति किलोग्राम में होती है मोललता। हमें ये चीज़ निकालनी है। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं इसको। तो पहले हम आप हल करेंगे, यहाँ पर डाल सकते हो इस तरीके से, पार्ट प्रति मिलियन, लियन, इसे बोलते हैं ppm। इसका मतलब छात्रों होता है, पार्ट प्रति मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 10 लाख क्वांटिटी में विलेय का कौन सा हिस्सा है, यानी 10 लाख क्वांटिटी में कितना विलेय घुला हुआ है, वो हम उसमें निकालते हैं। ये पार्ट पर मिलियन, मास टू मास यानी वेट टू वेट, मास टू वॉल्यूम एक आयतन, ठीक, और उसमें वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी निकाला जाता है छात्रों। तीनों तरीके निकाला जा सकता है, और संख्या के परिप्रेक्ष्य में भी निकाला जा सकता है। हमने सभी इसके पहले साधारण विधियों में इस सब चीज़ों को इंडिकेट किया है, सबको पढ़ाया था। तो पार्ट पर मिलियन निकालने के लिए क्या करोगे छात्रों? चलिए, अर्थात इसमें एथेनोइक अम्ल की सांद्रता बटे विलयन की सांद्रता का कौन सा हिस्सा मिलियन के परिप्रेक्ष्य में हिस्सा होना चाहिए। तो क्या होगा इसका फार्मूला? देखिए, लिखेंगे एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, द्रव्यमान, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान मिलियन के लिए क्या, अभी अब देखिए, पहले उसको हम बाद में लिखेंगे। फिर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। छात्रों यहाँ पर जो ppm निकाला जा रहा है, ये मास टू मास है, यानी ये वेट टू वेट कह सकते हैं इसको। अगर वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी होता है, मास टू वॉल्यूम भी निकाला जाता है, ठीक छात्रों। यहाँ द्रव्यमान टू द्रव्यमान में ही निकाला जा रहा है। मिलियन माने 10 लाख में इसकी किस 10 लाख के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसी को जैसे मान लीजिए यहाँ पर बटे 10⁶ से भाग दे दें, तो ये 1 मिलियन हिस्सा हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान का। अब इसी को जब आप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम फार्मूले में डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया जाता है 10⁶, अर्थात वो उसका मतलब होता है विलयन के 10 लाख के हिस्से में। और ये मोस्टली उनके लिए मापा जाता है जहाँ पर विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसे हम मिलियन के परिप्रेक्ष्य में इंडिकेट करते हैं, वहाँ पर सांद्रण के परिप्रेक्ष्य में ppm का उपयोग किया जाता है छात्रों। तो यहाँ पर क्या है, चलिए अब ऐसे में द्रव्यमान कितना है, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ये देखिए 2.5 बटे विलयन का द्रव्यमान में किसका द्रव्यमान हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान और एथेनोइक अम्ल का, दोनों का द्रव्यमान का योग हो जाएगा, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान नहीं है। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा बेंजीन का द्रव्यमान यानी 75। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे जोड़कर ही लिख दिया है छात्रों, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक।
गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि लंबे सवाल होते हैं, आप सब एग्जामिनर वेल अंडरस्टूड होते हैं कि आगे क्या इसमें होता है इसे। तो आप इसको जोड़ लीजिए छात्रों। इसके पश्चात हम थोड़ा यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों, इसको यहाँ पर ले आ रहे हैं इसी के आगे। तो आ जाइए यहाँ पर लाइए। तो ये छात्रों हो जाएगा, इसको जब आप जोड़ लोगे नीचे वाले का 2.5 गुणे 10 की पावर 6 बटे, तो ये 77.5 हो जाएगा। ये पीपीएम के पर्पस में बात कर रहे हैं छात्रों, यहाँ पर पीपीएम। तो अब आइए जरा इसको भाग दे दीजिए। भाग क्या, इसको हम दशमलव काट देते हैं यहाँ पर। तो ये 25, और इसको अगर आप ले आओगे यहाँ पर तो देख लीजिए छात्रों, चाहे आप डिवाइड भी कर लीजिए। हम ज़रा इसको 2 जीरो ले आते हैं, 10 की पावर 6 कर देते 4 कर देते हैं यहाँ पर, और बटे 775 ये हो जाएगा। ठीक छात्रों, अगर आप भाग दे दीजिए, देखिए छात्रों एक चीज़, 25 से 2500 के हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 51 25। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 बटे 31 में 10 की पावर 4। ठीक छात्रों, जब आप इसको भाग दे दीजिए, देखिए 3 से आप भाग दे दो, 3 तो उससे और 1 है तो थोड़ा कम की तरफ चला जाएगा। इसका आ जाएगा आंसर 3.22 गुणे 10 की पावर 4 ppm। ओके छात्रों, ये हो जाएगा इसका आंसर 3.22 गुणे 10 की पावर 4 ppm, अर्थात एथेनोइक अम्ल का पार्ट पर मिलियन में जो द्रव्यमान है, जो सांद्रता है वो इतनी है। तो चलिए छात्रों, अब हम बात करते हैं मोलन्स की। इसको थोड़ा मिटाते हैं इस पार्ट को, बाकी वो सब चीज़ बनी रहेगी। अब हम मोलन्स की दूसरे वाले पार्ट की बात करेंगे, मोलन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं छात्रों। अब छात्रों हम कैलकुलेट करेंगे मोलन्स, किस तरह निकालेंगे। मोलन्स क्या है, सेकेंड वाला है। अब हमको सेकेंड मोल अंश निकालना है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोल अंश या मोल प्रभा जिसे भी बोला जाता है। हमको निकालना किसका है, एथेनोइक अम्ल का निकालना है। मोलस हम दोनों का भी निकाल सकते हैं, बेंजीन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एथेनोइक अम्ल का कहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स एथेनोइक अम्ल। हमको एथेनोइक अम्ल का मोलंस निकालना है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या चलोगे। चलिए मोलंस निकालते हैं। मोलंस क्या होता है, एक रेशियो होता है किसी विलय का, उसमें विलयन में उपस्थित समस्त विलय के मोलों के का एक अनुपात होता है। अभी हमने इसके पहले भी निकालना सिखाया है छात्रों। तो चलिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं एन एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसका मतलब है एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या बटे एन एथेनोइक अम्ल प्लस एन क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के मोलों की संख्या। जैसे बेंजीन, ये एन का मतलब है बेंजीन। ठीक, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आ जाएंगे छात्रों। मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार, अर्थात या द्रव्यमान बटे मोलर मास कह सकते हैं। तो एन का द्रव्यमान, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम। और एथेनोइक अम्ल का अणुभार क्या होता है छात्रों, दोनों की हम अणुभार बात कर लेते हैं। एथेनोइक अम्ल होता है, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं CH3COOH। बेंजीन क्या होती है वो भी देख लीजिए, दोनों चीज़ आ जाइए C6H6, दोनों का अणुभार निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कितने, 3 1 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस 16 दूनी 32 ऑक्सीजन के हो गए। आप इसको जोड़ लीजिए तो ओवरऑल आपके हो रहे हैं 60। ठीक छात्रों, अर्थात एथेनोइक अम्ल का मोलर मास या अणुभार 60 है। इसके परिप्रेक्ष्य में जी 12 छंग 72 प्लस 6, तो ये हो गया तुम्हारा 80। अर्थात बेंजीन का अणुभार 80 है और एथेनोइक अम्ल का 60 है। ठीक छात्रों, हाँ सर। चलिए तो इस तरीके से आप भाग ले लीजिए। यहाँ पर क्या 2.5 बटे 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 बटे 60, फिर यहीं पर हो जाएगा क्योंकि एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या है, प्लस बेंजीन कितना दिया है 75। ऐसे सवाल थोड़े छात्रों कठिन हो जाते हैं, अगर आप धैर्य रखेंगे तो ये सब लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 80 से आप भाग दे देंगे। चलिए जरा यहाँ पर भाग दीजिए। आइए इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.041 ऊपर वाले का आ जाएगा, यही यहाँ पर भी है तो 0.041 प्लस इसका आ जाएगा 0.93
0.937, क्योंकि अगर आप भाग दे दोगे तो उसको लगभग इसी का पद में आ रहा है, क्योंकि 80 से थोड़ा कम है, 75 जो है 80 से कम है, तो निश्चित तौर पर 0.9 के परपक्ष में ही जाएगा, तो ये 937 आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इसको छात्रों, इसको यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, थोड़ा इस साइड में आ जाइए, जैसे उधर था वैसे इधर लेके आ रहे हैं। मोलन्स यानी एक्स एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल 0.041 बटे, यहाँ पर जब आप इसको जोड़ लोगे तो ये 0.18 हो जाएगा और ये 4 3 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 और 7.8, ये छात्रों आ जाएगा। देखिए एक चीज़ देखिए, ये एक से थोड़ा कम है, तो निश्चित तौर पर आप जैसे डिवाइड करेंगे 41 से थोड़ा बढ़ करके संख्या आएगी। वास्तव में ये संख्या आती है 0.042, डिवाइड जब आप करोगे तो ये संख्या इतनी आ रही है, 41 है वहाँ 42 हो जाएगा, क्योंकि एक से थोड़ा कम है इसलिए। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, मोलन्स एथेनोइक अम्ल की इस विलयन में मोलन्स यानी मोल प्रभाज आपका ये निकल करके आ गया छात्रों। तो इस प्रकार से आप मोल प्रभाज निकाल लिए। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, तो चलिए छात्रों इसको मिटा रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत की तरफ चल रहे हैं। बात करते हैं छात्रों द्रव्यमान प्रतिशत, तीसरे वाले पॉइंट की, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, इसको शॉर्टकट में वेट टू वेट प्रतिशत भी इसे कहा जाता है छात्रों, इसको भी इस तरीके से। तो चलिए इसके लिए क्या होता है, वही तरीका है जो पहले हमने पढ़ा भी चुके हैं आपको विधियों में। इसका मतलब है विलयन 100 ग्राम विलयन में विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं, इसका मतलब ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है। तो विलेय का द्रव्यमान, ये विलेय है 2.5 बटे विलयन का द्रव्यमान में क्या है, बेंजीन का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान जुड़ जाएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ लेंगे, यानी 75 प्लस 2.5 और ये ऊपर गुणे 100 हो ही जाएगा ये। तो आप यहाँ पर जब जोड़ लोगे तो ये हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 250 बटे 77.5। हमने ऐसे ही डिवाइड किया था, जहाँ पर हमने इसको काटा था 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 25 तो ये आ जाता है 10 बटे 3.1, ये इसका आ रहा है। जब आप इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, जब आप 3 किससे थोड़ा उसमें जा रहा है, अर्थात 3.22%, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा छात्रों। जो पार्ट पर मिलियन में था वहाँ 10.4, यहाँ गुणे 10⁴ आ रहा था, इसके आगे यहाँ पर वो हट जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा, अर्थात 3.22%, यानी 3.22 ग्राम ये एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक छात्रों, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं मोललता की। छात्रों तो इसे मिटा रहे हैं, फिर मोललता की बात करते हैं। हाँ छात्रों, अब बात करते हैं मोललता की। चलिए मोललता की तरफ चलते हैं। मोललता क्या होती है, अभी हमने इसके पहले बात इसको डिस्कशन किया था, फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, किलोग्राम में होना चाहिए। तो आ जाइए, विलेय के मोलों की संख्या क्या है जाएगी छात्रों, विलेय क्या है, ये है एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या लिए हम अणुभार से भाग देंगे, तो एथेनोइक अम्ल का अणुभार कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 60 होता है, 2.5 बटे 60, इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, बटे विलायक का द्रव्यमान 75 ग्राम है, इसे किलोग्राम में भाग करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम इसे भाग दे देंगे, 75 को 1000 से हम
भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा छात्रों। तो चलिए इसको सरल करते हैं छात्रों। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 ये है 1000 ऊपर चला जाएगा बच्चे 75 × 60। ठीक छात्रों, इसको हम 2.5 को ये 2.5 को इसको जब डिवाइड करेंगे तो छात्रों 30 बार चला जाएगा। ये 25 या 75 होता है और दशमलव में है तो 30 बार चला जाएगा। ये दशमलव जीरो काट दें, ये जीरो जो काटते हैं, ये जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/18 आ जाएगा छात्रों। जब आप 10 को 18 से भाग दे देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.55। और मोललता स्मॉल एम से इंडिकेट कर जाती है तो हम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, या इसका हम मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते थे। तो लिख सकते हैं अतः विलयन की मोललता 0.55 स्मॉल एम है। ठीक छात्रों, इस तरीके से आप इस प्रकार के सवालों को अच्छे से लगा सकते हैं छात्रों। एक प्रकार का और सवाल है, हमने यहाँ मोलरता से संबंधित सवाल नहीं दिया है, हम चलो मोलरता से संबंधित एक सवाल दे रहे हैं, उसको भी समझा रहे हैं। और नॉर्मलता और फॉर्मलिटी आपके पाठ्यक्रम में नहीं छात्रों है, हमने विधियों में समझा दिया है कि कितनी प्रकार की विधियाँ भी हमने बता दी हैं, लेकिन वो पाठ्यक्रम में ना होने के कारण इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। मोस्टली आप तैयार करके जाइएगा पीपीएम, मोल अंश, द्रव्यमान और मोललता से संबंधित सवालों को ही तैयार करके, जितने सवाल मैंने बताया अगर इतने ही तैयार कर लीजिए तो इससे हट करके प्रकार के सवाल नहीं जाएंगे, थोड़ा बदल सकते हैं प्रश्न, लेकिन ऐसे ही आएंगे छात्रों। ठीक, तो चलिए हम पहले मोलरता से संबंधित भी एक सवाल आपके सामने लेके आते हैं, इसको मिटा। चलिए छात्रों बताते हैं किस प्रकार के मोलरता में भी प्रश्न आते हैं। जैसे लिखा है 5 ग्राम NaOH को 400 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत जटिल सवाल नहीं छात्रों हैं। मोलरता से संबंधित अगर सवाल आएंगे बहुत कठिन नहीं आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक, तो सिंपल फार्मूला डाल करके आप निकाल सकते हो। तो चलिए कैसे निकाला जाएगा इसको बता देते हैं, और ऐसे ही आपको वहाँ करना है छात्रों। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हम इसको लिख लेते हैं पहले। प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ 400 ml। हमको निकालनी क्या है, मोलरता निकालनी है, विलयन की मोलरता निकालनी है। मोलरता हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। फार्मूला क्या है, मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए मोललता और मोलरता में ध्यान रखिए, मोलरता में विलयन का आयतन होता है लीटर में, और उसमें विलायक का द्रव्यमान होता है किलोग्राम में मोललता में, और उसमें मोलरता में विलयन का आयतन हो जाता है लीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर ml में है तो उसे 1000 से भाग करके लीटर में दे देंगे, जिससे यहाँ पर है ml में दिया हुआ है। मोलों संख्या के लिए क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी द्रव्यमान बटे अणुभार होगा। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5, और NaOH का अणुभार कितना होता है छात्रों ये बता दूँ, NaOH होता है 23, इसका हो जाएगा प्लस 17 16 ये मिला करके यानी 16 + 1, तो आप देख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 40 के अर्थ में आ जाएगा। 16 1 17 हो जाएगा, 17 और 23 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अर्थात इसका जो अणुभार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है 40 होता है। तो ये मोलों की संख्या निकल आएगी, विलय की मोलों की संख्या। तो विलय का आयतन दिया हुआ है 400 ml, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये लीटर में, क्योंकि आयतन लीटर में होना चाहिए। तो ये और आला जो आप करोगे तो उसका क्या हो जाएगा 5, ये 1000 ऊपर चले जाएंगे, और ये नीचे आ जाएगा 40 × 400। तो आप इन 3 जीरो को काट दीजिए, ये 3 जीरो कट गए, आपका हो जाएगा 5/4 × 16, ये आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे छात्रों, जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.312 मोल
प्रति लीटर, या हम इसे कैपिटल M से भी यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं छात्रों, ठीक है। इसको तो ये विलयन की मोलरता होगा, हम ले सकते हैं नीचे नई लाइन से। अतः NaOH की मोलरता, विलयन की मोलरता, NaOH विलयन की मोलरता क्या है, 0.312 कैपिटल M है। कैपिटल M का मतलब मोल प्रति लीटर है, ठीक है छात्रों। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से लगा सकते हैं। जितने प्रकार के आपके प्रश्न सांद्रताओं से संबंधित आंगिक प्रश्न के रूप में आ रहे थे बोर्ड परीक्षाओं में, हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को छात्रों आपको बताया है। और आप इन सभी प्रश्नों को हल करके कभी जब अगली नेक्स्ट बोर्ड परीक्षा होगी आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। और मैं इस चैप्टर में, जो विलयन के चैप्टर में जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही छात्र पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स में, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स इसमें बताऊंगा, जितने आगे चलता रहूँगा। राउल का नियम और जो भी नियम्स हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिविजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, या असमान मोलर द्रव्यमान, ये सब प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं। या ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब से संबंधित भी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं छात्रों। उन सभी प्रश्नों को हम इसमें लेकर चलेंगे। वांट ऑफ फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके इस विलयन में के चैप्टर में आपको क्रम से पढ़ाते चलेंगे। बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में छात्रों, निश्चित तौर आप अच्छे से प्रश्न करके आएंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे छात्रों। यदि अगर आप मेरे पढ़ाने तरीके से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। तो अब मिलेंगे छात्रों, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।